मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज का मैं इंटरव्यू ले रही हूँ एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का। उनका नाम है जगमोहन सिंह राजू जी। बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर ऑफिसर रहे हैं ये। एंड आपको तो पता है कि मिस्टर मोदी उन्हीं के साथ एसोसिएट करते हैं जो लोग बहुत ही सिंसियर होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। देयर इज सम कंट्रोवर्सी जिसके बारे में ये हमें बताना चाहेंगे। तो सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल पायल जी, thank you for inviting me to your interview. सर इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप ने टाइम निकाला और आप मेरे को इंटरव्यू दे रहे हैं। सर मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी थी जिसमें आपने कुछ लिखा था कि आप शताब्दी में ट्रैवल कर रहे थे। क्या हुआ उसमें, क्या देखा आपने? उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा करेक्शन करवाना चाहूंगा जी जी प्लीज कि कराइए। आपने हाँ कहा कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। एक्चुअली मेरी अभी 1.5 साल की सर्विस और बाकी थी। हाँ जी मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट 1.5 साल लेके, जी क्योंकि मेरे मन में बड़ा पैशन है पंजाब के लिए काम करने के लिए। जी तो आई एम born, brought up, educated in Punjab. But at the age of 21, I got selected in the IAS. So 37 साल फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, लंदन वगैरह में पोस्टेड रहा। जी तो ये जो एक कसक थी, एक अट्रैक्शन थी अपने वापसी या जन्मभूमि की, वो मुझे बड़ी सताती रहती थी कि बहुत काम कर लिया बाकी स्टेट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, भारत में भी। So I should go back and serve my state. So जी I got an opportunity where I was requested कि जी आप पंजाब जाके political role में सेवा कीजिए, and I accepted it. That's how I came into politics. ओके। सो आप ईस्ट अमृतसर से खड़े, तो चलिए पहले हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां? आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, और आपको कितने शॉक्स लगे, और कि किस तरीके से जैसे ना पॉलिटिक्स इट्स अ डर्टी गेम। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पे सब लोगों के साथ कैंपेनिंग करते वक्त? पायल जी, पॉलिटिक्स से ज्यादा मुझे अमृतसर की जो डेवलपमेंट है, जो जी विकास है, उसमें ज्यादा शॉक और डिसअपॉइंटमेंट हुआ। रीजन ओके बीइंग कि आपको मालूम है पायल जी कि अमृतसर जो है वो सिखों का ही नहीं बट सारे मतलब इन द वर्ल्ड ओवर इट इज लुक्ड अप टू एंड लुक फॉरवर्ड टू कि अमृतसर इज a heavenly, celestial and religious capital of the Sikhs. जी तो सभी को एक बड़ा एक अच्छा आइडिया होता है अमृतसर के बारे में। बड़ी श्रद्धा से लोग सारे संसार से यहाँ पर आते हैं, और हम भी हर साल में एक बार दो बार दर्शन करने आते थे। पर उस समय मैं एज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर आता था कि एयरपोर्ट में उतरे, वहां पे आगे अधिकारियों ने ले लिया, आप सीधे दरबार साहब गए, अपना मत्था टेका और वहां से वापस एयरपोर्ट चले गए, उतर के चले गए। लेकिन जब मैं 29 ऑफ जनवरी वहां पे पहुंचा हूँ और उसके बाद कन्वेंसिंग के लिए अमृतसर के अंदर जाना शुरू किया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि उसका डेवलपमेंट कुछ ऐसा है जैसे कोई गांव होता है ना जी, पिछड़ा 25-30 साल पुराना गांव जैसे हम देखते थे, तो वैसा दिखाई दे रहा था कि हर जगह कूड़ा, गंदगी, कोई उसमें कलेक्शन नहीं है वेस्ट का, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, बिजली के खंभों के तारें नीचे गिर रही हैं, और गाड़ी जो रेलगाड़ी के फाटक बार बार बंद कर देते हैं उसको, सारी सारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। मतलब वो नजारा जो हमने 25-30 साल पहले भारत के कुछ अच्छे शहरों मतलब देखते थे, वो आज भी अमृतसर में है। लेकिन बाकी का जैसे आप मद्रास को देखिए, हैदराबाद को देखिए और शहरों को देखिए, तो उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कर ली थी। कर लीजिए। यूपी तो इस यूपी चीज से यूपी ऑल्सो। हाँ यूपी ऑल्सो जी, लखनऊ में मैं देखा है, देखते देखते उन्होंने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की। वाराणसी में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। आप नोएडा में जाइए, ग्रेटर नोएडा में जाइए, तो जी ये सबसे बड़ा मेरे लिए शौक था कि अमृतसर जैसा शहर वो इतना इकोनॉमिकली और culturally also and infrastructure wise also
it was found to be so backward as well. तो सबसे बड़ा शॉक तो मेरे लिए ये नहीं तो अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने एक आर्टिकल, जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, आप शताब्दी में ट्रैवल करते हैं, यू रेड सम आर्टिकल इन सम मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, वो क्या था जिसको यू टुक एन ऑफेंस टू इट? जी जी नहीं, वो ऐसा था कि मैं नहीं ट्रैवल कर रहा था। मैंने एक आर्टिकल कुछ टाइम पहले लिखा था, जो एक न्यूज़पेपर जो आर्यावर्त करके उसका नाम है, वो शताब्दी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और किसी एक पैसेंजर ने उनको कहा और कि ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है ऑफ एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा। कारण उसका ये था कि मेरे आर्टिकल में गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उसके बारे में लिखा हुआ था, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सिर दिया हिंदुओं को बचाने के लिए, जब 1675 में औरंगजेब के टाइम उनका ये कत्लेआम हुआ, उनको दिल्ली में उनका सिर कलाम किया गया और उनके सामने ही उनके जो फॉलोअर्स थे उनको एक को पूरा जला दिया गया कॉटन लगा के उसके ऊपर, और एक को बिल्कुल आधे धड़ से चीर दिया गया। तो ये ऐसे अत्याचार उन पे हुए और ये आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो वो जो एक पैसेंजर था उनका ये कहना था कि ये टोटल प्रोपेगेंडा, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, ये मुसलमानों के लिए खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। तो ट्वीट किया और ये कहा कि ऐसी अखबारों को शताब्दी जैसी ट्रेन में जानबूझकर प्रोपेगेंडा के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो जो अखबार की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो मेरा कुछ भी मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसके जो अंदर आर्टिकल पे टिप्पणी हुई कि एक प्रोपेगेंडा है, उसमें मेरा डायरेक्ट एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि मैं उसमें जो आर्टिकल है उसका ऑथर हूँ। ऑथर। अच्छा, तो आपने उसमें लिखा कि कांग्रेस कहती है कि जो ये हमारे गुरुओं के ऊपर हुआ और जो मुगल्स ने हमारे गुरुओं के साथ किया, ये सब प्रोपेगेंडा है। तो आपने ये भी कहीं मेंशन किया कि कांग्रेस ऐसे है कि क्योंकि किसी पैसेंजर ने ट्वीट किया, उस पर रीट्वीट जो भी सोशल मीडिया में होता है, तो एक जो उस पर ट्वीट था, एक सीनियर स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं बिल्कुल आपसे ये अग्री करता हूँ, आपसे मतलब जो पैसेंजर ने किया था कि प्रोपेगेंडा है, है और मैं इसको पार्लियामेंट में इशू को रेज करूंगा। तो उस पे फिर मैंने दोबारा से रीट्वीट किया था कि हाँ बिल्कुल, अगर आप ये सोचते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो लेट्स हैव अ नेशनल डिस्कोर्स और इसमें पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, और हो सके तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी, सब नेताओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि क्या वो सही में इस सारी हिस्ट्री को प्रोपेगेंडा मानते हैं या एक रियलिटी मानते हैं। आपने बहुत, मैं आपकी ट्वीट्स पढ़ रही थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि इसको एक जेनोसाइड बोलना चाहिए, जिस तरीके से हिंदूज और सिख्स के ऊपर अत्याचार हुए हैं, पर प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो अब आप प्रेजेंट गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? पहले तो लेट अस टॉक ऑफ कि जेनोसाइड होता क्या है। हाँ जी। तो यूएन जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनकी कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन अगेंस्ट जेनोसाइड इन 1948, जिसमें जेनोसाइड को डिफाइन किया गया। और जेनोसाइड को ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब साधारण शब्दों में, कि जब कोई ऐसी कोशिश की जाए कि किसी एक मजहब को, एक कम्युनिटी को, या किसी एक पॉपुलेशन को, या पॉपुलेशन के एक हिस्से को जड़ से खत्म कर दे जी, तब उसको जेनोसाइड कहा जाता है। और उन्होंने तरीका भी बताया है कि ये 2, 3, 4 तरीके होते हैं जब ये कोशिश की जाती है कि नामो नमाज उसका खत्म कर दें हम उस कम्युनिटी का, तो उसको जेनोसाइड। उसका उदाहरण जो दिया जाता है आज की मॉडर्न हिस्ट्री में, वो जो ज्यूज का होलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी में, आपको मालूम है, उसी का ही वर्णन है उसके ऊपर।
हालांकि कन्वेंशन में ये क्लियरली लिखा गया कि हिस्ट्री के अलग अलग समयों में, different periods of history, the violence of genocide has been inflicted on humankind. This is part of the convention. If you allow me, I can, for the benefit of your viewers, I can even read it out, recognizing that all periods of history, genocide has inflicted great losses on humanity. And definition is the genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime against humanity. In the present convention, genocide means any of the acts committed with intent to destroy, whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group as such. So this is the डेफिनेशन। UN convention. जी, ये मैंने वहां से आपको पढ़ के सुनाया है। तो अब आप प्रेजेंट गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हाँ, नहीं, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मुगल पीरियड था, स्पेशली औरंगजेब का पीरियड था, और उनके 50 साल बाद भी जब इस्लामिक रूल रहा, जब ना इन्वेडर्स आते रहे, तो देयर वाज अ मेजर अटेम्प्ट, आई डोंट नो पायल जी, ये जरूरी है आपके रीडर्स को बताना, कि सिखों के सिरों के ऊपर इनाम डाला गया था और उनको ये कहा जाता था कि अगर तुम किसी सिख का सिर ले आओगे तो इतने रुपया आपको मिलेगा। दरबार साहब जो है अमृतसर, उसका जो पूरा हमारा वहां पे सरोवर है, उसको मिट्टी के डाल के उसको भर दिया गया था। सिखों को जंगलों में की तरफ और रेगिस्तान की तरफ पुश आउट कर दिया गया था, आउटर सिटीज। सो इन अ वे उनकी जो एक एग्जिस्टेंस थी उसको खत्म करने की पूरी कोशिश थी कि इसको। और एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर जी का तो अभी आपने देखा है कि 400 साल में सभी को हिस्ट्री में काफी अवेयरनेस है, लेकिन इनके गुरु तेग बहादुर जी के जो दादाजी भी थे, गुरु अर्जन देव जी, जो 5वें सिख गुरु हैं, उनको भी हॉट प्लेट्स के ऊपर बैठा के, तत्तियां तवियां उस हम पंजाबी में कहते हैं, बैठा के उनको रोस्ट करके, मतलब बिल्कुल जुल्म के साथ मारा गया। गुरु तेग बहादुर की जी के जो बेटे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के अपने जो 4 साहिबजादे हैं, इनको सबको बड़ी जुल्म के साथ मारा गया। और उसके बाद हमारी पूरी एक हिस्ट्री है कि जहां पर सिखों को गिन गिन के मारा गया। तो what I'm trying to say is that this is a recorded history of genocide against the Sikhs in that period of 100 years or so. अब हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार यूनाइटेड नेशंस में इस जेनोसाइड को, जो मुगल रूल में हुआ है, उसको भी रिकॉग्नाइज कराएं, द वे जूस का जो होलोकॉस्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड है। So this is a basic requirement. और जी, और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि ये कोई ऐसा नहीं समझें कि ये कोई किसी रिलीजन के खिलाफ है। ये एक तिरनी, एक जुल्म, एक राजा ने जुल्म किया, उसके जुल्म में उसके खिलाफ है। ये इसको धर्म वगैरह से बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर ये रिकॉग्नाइज होता भी है तो ये कोई दोबारा से कोई दुश्मनी या कोई ऐसा किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है, लेकिन इसलिए है कि यूएन भी कहती है कि हर जेनोसाइड का हिस्ट्री में जो है उसका वर्णन अगली जनरेशन को करना चाहिए, क्योंकि वो भूले नहीं कि ऐसी चीज दोबारा भी हो सकती है। इसलिए उनको सतर्क रहना चाहिए, उनको अलर्ट रहना चाहिए। दैट इज द बेसिक इंटेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। Okay, so you think the present government is taking any steps? देखिए अभी तो जी हाँ बोलिए। one clarification कि this whatever I'm talking about, I am not talking about essentially as a member of the BJP, right? मेरा एक अपना ट्रस्ट है जिसका नाम KS राजू लीगल ट्रस्ट है, जो मेरे पिताजी के नाम पे वो ट्रस्ट है।
उस ट्रस्ट में हम ये एक्टिविटीज करते रहते हैं अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, अबाउट सोशल जस्टिस, अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें पिछले साल हमने एक बड़ा सेमिनार किया था जिसपे चीफ गेस्ट थे गवर्नर ऑफ केरला ऑनरेबल आरिफ मोहम्मद खान, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, माननीय रिस्पेक्टेड रेवर्ड श्री श्री रवि जी फ्रॉम बैंगलोर। तो ऐसी बड़ी हस्तियां उस सेमिनार में आई थी, वहां पे ये मुद्दा डिस्कस किया गया था और बेस्ड ऑन दैट वी हैव टेकन दिस फॉरवर्ड। राइट नाउ आपने कहा कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस हो सकता है, इसमें भी बड़ी पायल जी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि दिसंबर लगभग 26 दिसंबर या उससे कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस का जो एक सेशन था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली इस चीज को उठाया है और उसको कहते हैं यूएन जनरल असेंबली सेशन ऑन कल्चर ऑफ पीस। वहां पे जो इंडिया का परमानेंट मिशन, मतलब हमारे जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये चीज यूएन के सामने रखी कि आप जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, इब्राहिमिक रिलीजन्स होते हैं जी, ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, क्योंकि वो इब्राहिम, प्रॉफिट अब्राहम से आगे चलते हैं और इब्राहिमिक रिलीजन्स कहते हैं। तो इंडिया ने ये कहा कि जी आप हमेशा इब्राहिमिक रिलीजन्स की वायलेंस के ऊपर ही बात करते हैं, व्हाट अबाउट। आपकी आवाज नहीं आ रही जगमोहन जी, आपकी आवाज कट गई है। नो, एक मिनट। am I audible now? Yeah, now you're audible. Okay, so what I was trying to tell you was that the government of India has officially taken a stand in the United Nations General Assembly that only violence against Abrahamic religions is taken up by the UN, not about the non-Abrahamic religions like Hinduism, Sikhism, Buddhism. तो उन्होंने ये एक स्टैंड पहले वो ले चुके हैं, तो इसलिए जो हम रिक्वेस्ट उनको कर रहे हैं, जो स्टैंड ले चुके हैं, उसमें सर्टेनली एक सिनर्जी है। पर क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ है, उनका मैसेकर हुआ है, रेप्स हुए हैं, दे हैव बीन ब्रूटली किल्ड, एंड उनके साथ उस मुद्दे को भी आप कभी उठाओगे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन? तो आपने बड़ा एक पायल जी अच्छा प्रश्न किया कि जो कश्मीरी हिंदूज के साथ हो रहा है, और 1990 में जब उनका एक्सोडस हुआ, बाहर वहां से निकलना पड़ा, इसका जो संबंध है वो फिर वही। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु तेग बहादुर, आप एक मिनट, आप दोबारा हमें, आप कश्मीरी हिंदूज के बारे में क्या बोल रहे थे कि जो उधर से शुरू करिए कि कश्मीरी हिंदूज का जो 1990 में हुआ। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कश्मीर फाइल्स में अभी चर्चा हो रही है और जो फैक्ट्स भी हैं मॉडर्न टाइम के, जो कश्मीरी हिंदूज के साथ हुआ, इसकी एक जो लड़ी है जिसका प्रिल्यूड है, वो 1675 में शुरू होता है गुरु तेग बहादुर जी के साथ। है जी, कि गुरु तेग बहादुर जी के पास भी कश्मीरी पंडित ही आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा तिलक और जंजू उतारा जा रहा है, हमें अपना धर्म निभाने का हक जो है वो हमसे छीना जा रहा है, हम पे जोर जबरदस्ती हो रही है और हमारे को इस पे बचाया जाए। तो गुरु तेग बहादुर जी तो उसी लिए गए, अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ी बलिदान कौन दे सकता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्ट between what we are doing and what is presently there, so there's a historical connect between that. Okay. And मैं तो सिर्फ होप करती हूँ कि जैसे आपने कहा कि हिंदूज और सिख्स के जो इतने सारे किलिंग्स हुई हैं एंड दे बीन ब्रूटली मैसेकर्ड, इनके बारे में चर्चा नहीं होती, तो आई वुड रियली लाइक एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि अब ये हमारी आवाज भी यूएन तक पहुंचनी चाहिए, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए। एंड
आशा करती हूँ कि ऐसा ही होगा और गवर्नमेंट और को जरूर करेगी। देखिए पायल जी, एक और भी पायल जी, एक और भी है कि जो सिख गुरुद्वारे हैं उनमें आपको पता है कि हर चीज जो भी होती है, चाहे पाठ का शुरू होता है, खत्म होता है, बीच में होता है, तो उसमें अरदास की जाती है, उसमें हम अरदास करते हैं। तो हमारी अरदास का एक असेंशियल हिस्सा है जिसमें ये जो जेनोसाइडिकल वायलेंस है इसका रेफरेंस होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो जिन्होंने अपनी खोपड़ियां उतरवाइयां, आर्यां ते चराए गए, सिखी श्वासा नाल नभाई, all those tyranny which happened to the Sikhs in that period is remembered and memorized, right? So I think this is a very natural conclusion, a natural corollary of that ardas कि जो कहते हैं उनका एक recognition वर्ल्ड ओवर भी हो। थैंक यू सो मच जी। सत श्री अकाल। थैंक यू, एंड थैंक यू पायल जी, थैंक यू थैंक्स सो फॉर मच, गिविंग मी थैंक द यू सो टाइम। मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।